ये आप आज के टॉपिक में मेनली जो है वो हम एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमें जो है वो दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटीज। जब हम सिंपल पी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका मतलब होता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जबकि पी ऑफ एक्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी इज़ अ फंक्शन हेयर। एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास जो आउटपुट आएंगे एज अ फंक्शन वो ट्रीट आपको कर रहा होगा। तो इस पी में और उस पी में दोनों में डिफरेंस है। वो एक सिंगल इवेंट या किसी एक सिंगल आउटकम के कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे आप सिंपली पी से शो करते थे, लेकिन जो पी ऑफ एक्स है उसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ये एक फंक्शन होता है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हर पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो आंसर है नो। कौन सा पी ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि दो एक्सियम सेटिस्फाई करे। फर्स्ट एक्सियम है कि ईच पी ऑफ एक्स, कोई भी एक्स उसमें जो पॉसिबल एक्स इनपुट के तौर पे हैं वो हम जब इनपुट दें तो जो आउटपुट है उसका आंसर हमेशा लाए बिटवीन 0 और 1 आए, ना ही 0 से कम आंसर आए ना ही 1 से ग्रेटर आंसर आए। तो ऐसी पी ऑफ एक्स जो है वो कैंडिडेट बन गई है अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा एक्सियम जब सेटिस्फाई होगा, दूसरा एक्सियम क्या है कि जब तमाम के तमाम पी ऑफ एक्स को ऐड किया जाए, सम किया जाए, सेकंड एक्सियम आपको नज़र आ रहा है समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये समेशन किस इंडेक्स पे है? ये एक्चुअली एक्स पे है कि तमाम की तमाम एक्स की वैल्यू पे जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने के बाद ऐड करें तो उसका सम जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होना चाहिए। तो तब जो है वो ये दो एक्सियम सेटिस्फाई करने के बाद हम कहते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नेचर का, हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था पहले ही लेक्चर में, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अगर रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो पहला लेक्चर देखिएगा। सेकेंडली ये तो था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास x जो है वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का आपको पता है कि कोई रियल लाइन का सब पोर्शन, कोई क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, इस फॉर्म के अंदर आपके पास वेरिएबल की चॉइस हो तो तब आप इसे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहती हैं। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको हम p के साथ शो नहीं करते, उनको हम कॉन्टिन्यूस के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। समटाइम हम इसे जी ऑफ एक्स का भी नाम दे सकते हैं, एच ऑफ एक्स का भी दे सकते हैं, लेकिन अदर देन पी हमने एक नाम दे दिया इसे एफ ऑफ एक्स का। ये भी एक फंक्शन ही है, उसी तरह का रोल प्ले कर रहा है। जस्ट डिफरेंस क्या है, इधर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल था, पहले वाले में डिस्क्रीट। बाकी एक्सियम उसी तरह के ही हैं इसके भी, जस्ट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर हमने इनको चेक करना है। तो पहला एक्सियम वही है कि इसकी कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि पहले तो एक्स जो थे वो रैंडम डिस्क्रीट फॉर्म में चल रहे थे, जंप की फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन अब जो एक्स है वो कंटिन्यूटी में है, कोई भी इंटरवल के अंदर से आप एक्स चूज कर सकते हैं। तो तमाम एक्स के लिए हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला एक्सियम है। जब दूसरा एक्सियम भी सेटिस्फाई होगा तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डेंसिटी फंक्शन कहलाना शुरू हो जाएगा फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। दूसरा एक्सियम है क्या कि एफ ऑफ एक्स को अगर आप जैसे ऊपर सम कर रहे थे तो कंटीन्यूअस के अंदर इसको सम करने के लिए हमारी जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो इंटीग्रेशन की है। डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अगर ये इंटीग्रेशन हमारी एफ ऑफ एक्स की इज इक्वल टू 1 आंसर देती है तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो
डेंसिटी फंक्शन बन गया। दो एक्सियम सेटिस्फाई हो गए तो ये डेंसिटी फंक्शन बन गए। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक का क्या मतलब है कि जितनी भी आपकी डोमेन है एक्स की, उस सारी डोमेन के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म करनी है। मसलन आपकी डोमेन जो है वो फ्रॉम -10 to 10 है, जो आप फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसकी, तो उसमें ये माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट का आप कैसे जो है वो इंटरप्रेट करेंगे कि माइनस इन्फिनिट से लेकर -10 तक जो है वो आपका फंक्शन आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे कि वो ज़ीरो ही है। जब नहीं बताया गया तो इसका मतलब है वो ज़ीरो ही है आउटसाइड -10 to 10। अगर कुछ बताया गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया गया तो जो आउटसाइड आपकी डोमेन के आ रहा है पोर्शन, आप उसको अज्यूम कर लेंगे वो ज़ीरो है। तो फिर दो पोर्शन आपको अज्यूम करने पड़े इधर ज़ीरो, एक माइनस इन्फिनिट से लेकर -10 तक, दूसरा 10 से लेकर इन्फिनिट तक। आप एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रा करते हैं, जैसे आप एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें जो है वो अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो माइनस इन्फिनिट, जैसे जैसे आप राइट साइड पे मूव करते जाएंगे आपके नंबर बड़े होते जा रहे हैं। -10, -9, -10 -9 के दरमियान में क्या रिलेशन है? -9 बड़ा है -10 से। इसी तरह ये ज़ीरो की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, फिर ज़ीरो के बाद मज़ीद बड़े होते जा रहे हैं नंबर 1 2 3 4 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिट जा रही है। तो हमारा जो दरमियान वाला पोर्शन था -10 से लेकर 10 तक, वो तो हमें फंक्शन गिवन होगा जो भी एक्सप्रेशन है, लेकिन आउटसाइड वाला पोर्शन जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर ना बताया गया हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ज़ीरो होगा। तो जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होगी फिर माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स, वो इज इक्वल टू, हम कैसे इसको ब्रेक कर लेंगे तीन पोर्शन में, -इन्फिनिट टू -10, -10 टू 10 और 10 टू इन्फिनिट। पहले और तीसरे इंटीग्रल का आंसर ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि उसमें फंक्शन हमारा ज़ीरो है, इस वजह से उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। और दरमियान वाला जो भी फंक्शन होगा उसको रख के एवेल्यूएट करेंगे, जो भी आंसर आया वो हम ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, जो तीसरा आपको नज़र आ रही है प्रॉपर्टी है ये, कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, इसके दरमियान में लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये ऐसी प्रोबेबिलिटी हमेशा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड होती है। जब भी डिस्क्रीट नेचर के अंदर आप इस तरह की बात करेंगे तो उस वक्त आपकी जो है प्रोबेबिलिटी मीनिंगलेस हो जाती है। और इसी तरह जब आप डिस्क्रीट के अंदर इस तरह के इंटरवल की बात करेंगे तो उधर भी जो है वो आपका कोई मायने नहीं रखता। और कॉन्टिन्यूस के अंदर अगर आप एक पॉइंट पे बात करेंगे, मसलन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a, डिस्क्रीट के अंदर तो वो मीनिंग रखती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के अंदर वो कोई मीनिंग नहीं रखती। उसकी वजह क्या है? जब a टू a आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, a टू a इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और वो आपको पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो किसी इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आपकी इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा ज़ीरो आ जाता है। तो इस वजह से जो है वो आपका वो हमेशा ही ज़ीरो प्रोबेबिलिटी देता है। अगर आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ जब आप प्रोबेबिलिटी को डील कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अगर एक सिंगलटन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो ही आएगी। तो मेन इनमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम जो है वो जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन दोनों वेरिएबल के लिए फाइंड की जा सकती है, डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टिन्यूस के लिए भी। एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है क्या चीज़? जैसे आपने अरिथमेटिक मीन एक एवरेज के तौर पे देखा था, ये उसी तरह की एक एवरेज ही है, लेकिन वो आपने किस तरह की नेचर के लिए फाइंड किया था? अरिथमेटिक मीन अगर आप उसमें ग्रुप डाटा के अंदर आ जाएं तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड किया था। इतना ही फर्क है बस,
कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड हो रहा था मीन, और इधर जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए फाइंड होगा। बाकी तरीकाकार तकरीबन वो ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उधर हम क्या करते थे, उधर समेशन एक्स एफ एक्स करते थे, एफ को मल्टीप्लाई करते थे विद एक्स, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती थी विद एक्स और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आता था। अब इधर जो है वही चीज़ है, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि समेशन एफ एक्स की बजाय एफ को हमने पी से रिप्लेस कर दिया हुआ है, तो उनका प्रोडक्ट तो उसी तरह हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, समेशन एफ की बजाय अब पी आ रहा है, तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमें पता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 देता है, इस वजह से ये चीज़ श्योर है हमें कि डिनोमिनेटर में तो आंसर 1 नहीं आना है, तो उस 1 से बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला मॉडिफाई हो गया वो क्या है, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी हैं उनको आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल एक्स आ जाएगी। ये भी एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है आपके पूरे डाटा के लिए। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो डिस्क्रीट के लिए अलग से और कंटिन्यूस के लिए अलग से। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, अगर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पहली चीज़ है आपने क्या चेक करनी है, पी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करना है वो एक अलग से डिस्कशन है, उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। इसी तरह कंटिन्यूस के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी है, क्या आपका एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, दो एक्सियम है आपके कि क्या फंक्शन कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे रहा, तमाम वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही आ रही हैं, गुड, एक चीज़ हो गई। सेकेंडली जब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट सिंपल एफ ऑफ एक्स को, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। ये दो एक्सियम अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, सिंपल एफ की बात होगी। लेकिन जब आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या एक्सपेक्टेशन या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसके डिफरेंट नाम है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कह लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लें, ये दोनों कहना ठीक है। फिर आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड कैसे करनी है, आपने एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करना है, तो जो आंसर आएगा आपका वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाएगी फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। कंटिन्यूस है तो फिर भी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और डिस्क्रीट है तो फिर भी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जस्ट हमारा मेथड चेंज हुआ है इंटीग्रेट करने का, उधर इंटीग्रेशन आ गई है, इधर जस्ट सम था। और डिनोमिनेटर में भी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है वही सेम वे में आपका सम जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपके पास वेरिएंस की प्रॉपर्टी थी, उसी तरह ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एवरेज की। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास वही आंसर देता है, उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए जो है वो आपको वही आंसर देगी जो कि आपका वैल्यू है, जो रेपिटेशन में वैल्यू आ रही है सेम वैल्यू आएगी। कांस्टेंट तब भी हम कह रहे हैं ना, तो वही सेम वैल्यू ही एक्सपेक्टेशन होगी। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई और कांस्टेंट उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो एक्सपेक्टेशन है उसका एक्शन इस पे क्या होगा कि कांस्टेंट जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कांस्टेंट उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दो रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आएगी, एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। और सम के लिए भी वही सेम रूल है कि सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन का सम। अगली प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है बड़ी। इधर हमारे पास जो वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है, अब हमने एक्स की एक्सपेक्टेशन की बजाय एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड की है पहले।
जो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड किया उसमें से माइनस कर देना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके हमने माइनस कर देना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर लेने के बाद हमने एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन में से माइनस कर देना। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड होगी? जैसे आप सिंपल एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं तो वो आप क्या करते हैं, एक्स पी ऑफ एक्स या एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन में जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। तो आपने देखा इनमें जो है वो एक आपको रिलेशन मिल गया है, जो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके आके इधर यूनिफाइड होना शुरू हो गई है कि तकरीबन आपके सेम फार्मूला सेम है एवरेज फाइंड करने के और वेरिएंस फाइंड करने के, जस्ट चेंज क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी ने जगह ले ली है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एग्जांपल की तरफ आते हैं। सिंपल सा एक फिनोमेना आपको जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ वो बताया गया, ये टेबल सारा हमने खुद जनरेट करना है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आगे थोड़ी सी मजीद डिटेल बताई गई है किन नंबर ऑफ हेड की, व्हेन 3 फेयर काइंड्स आर टास्क्ड, जब 3 बाइस्ड ना हो, ऐसा ना हो कि एक काइंड जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है या उसके अंदर कोई फॉल्ट है, सुराख है, उसका वेट एक साइड पे लगाया गया है, तो ऐसा काइंड जो है वो फेयर नहीं हो सकता। वो हमेशा एक ही साइड को जो है वो ज़्यादातर वही आउटपुट के तौर पे देगा। तो ऐसे काइंड की बात नहीं हो रही, हम फेयर काइंड की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों हेड और टेल आने की इक्वल चांसेस हैं, कोई बाइसनेस नहीं है उसके अंदर। तो अब हमने सबसे पहले जो है वो देखा, फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल बन रहा है वो डिस्क्रीट नेचर का होना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें, जब 3 काइंड टास्क होते हैं तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ सकती है 0 हेड आए। तीनों काइंड हम टास्क करें तो हमारे पास कोई भी हेड ना आए उस पर, 0 हेड, 1, 2 एंड 3, मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं। 4 हेड 5 हेड आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 काइंड टास्क करेंगे तो मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, मिनिमम 0 हेड आ सकते हैं, और डिस्क्रीट नेचर में है, 1.5 हेड नहीं आ सकते एक्चुअली। तो आउटकम जो है वो देखते हैं। 0 हेड वाले जो पॉसिबल आउटकम है, जो हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी 8 वाली, मैंने आज जो है वो आपके साथ शेयर भी की है। जब मैं ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने सुबह पहले आपके साथ ये पिक्चर आउटकम वाली मैंने शेयर कर दिया, ट्री डायाग्राम की। आप अगर पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे तो दोबारा सैम्पल स्पेस बनानी सीख लीजिएगा 3 काइंड के साथ। तो 3 काइंड की जो सैम्पल स्पेस बनाई थी उसमें हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम थे। तो उन 8 पॉसिबल आउटकम में 0 हेड वाला फेवरेबल आउटकम कौन सा है वो हमने इसके सामने लिख दिया। 0 हेड वाला सिर्फ एक ही आउटकम था 8 में से, टेल टेल और टेल वाला, वो लिख दिया एक। इसी तरह 1 हेड वाले 3 पॉसिबल आउटकम थे, पहली प्लेस पे हेड आए, दूसरी पे या तीसरी पे। 1 हेड वाले ये 3 फेवरेबल आउटकम थे, ये हमने इसके सामने लिख दिए। 2 हेड वाले भी इसी तरह 3 फेवरेबल आउटकम थे, ये हम सैम्पल स्पेस में से देख के लिख रहे हैं, जो हम पहले से बना चुके हुए हैं 3 हेड वाली। इसी तरह 3 हेड वाला सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम है, हेड हेड और हेड। अब इसको देख के हमने प्रोबेबिलिटी इनकी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 8। अब प्रोबेबिलिटी किसी आउटकम की क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। तो पहले x इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो क्या बन रही है? एक ही फेवरेबल आउटकम है तो 1 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, 1/8 प्रोबेबिलिटी बन गई। इसी तरह 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1 हेड के लिए वो क्या है? 3 फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम विच इज 8, 3/8। इसी तरह नेक्स्ट भी 3/8 है, लास्ट वाला 1/8 है। अगर चेक आपको करना हो क्या ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैसे चेक करेंगे? आपने पहले ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेस नहीं है और 1 से ग्रेटर नहीं है।
0 और 1 के दरमियान लाई कर रही हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी है, जब आप इनको सम अप करेंगे इन सारी वैल्यू पी ऑफ एक्स की को, तो आपके पास आंसर जो है वो एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 1 + 3 + 3 + 1, 8/8 आंसर आएगा विच इज़ 1। इसका मतलब है हमारा जो एक्स और पी ऑफ एक्स है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है। अब अगला काम हमने क्या करना है, ईच एक्स को उसके पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एक मजीद हमने कॉलम बना लिया। जब 0 मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ तो 0/8 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 3/8 के साथ तो 3/8 ही आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 3/8 के साथ अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6/8। इसी तरह 3 जो है वो 1/8 के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर 3/8 आ गया। जब इसको सम अप करेंगे हम एक्स पी ऑफ एक्स को, तो यही सम ही हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का यही आंसर था, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो एक्स पी ऑफ एक्स हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं, अब इनको सम अप करना है। तो सम हमारा बन रहा है 12/8। तो 12/8 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 1.5। अब एक्चुअली 1.5 हेड कभी भी नहीं आ सकती, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब आप काइंड टास्क करेंगे आइदर एक आपका हेड आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, या कोई भी नहीं हेड आएगा, 0 आएगा, यही ऑप्शन है। लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बता रहा है कि 1.5 हेड आने के चांसेस। अब रियलिटी के अंदर तो 1.5 हेड ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरा हेड आया और एक आधा सीधा खड़ा हो गया काइन आपका, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर ये नंबर 1.5 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड आने के चांसेस कितने थे, 3। अब क्योंकि फेयर काइंड टास्क किए गए थे, तो फेयर काइंड टास्क होने की वजह से इक्वल नंबर ऑफ हेड आने के चांसेस हैं, जो कि ऑन एवरेज है। ऑन एवरेज कितने हेड आने चाहिए थे, हाफ। तो क्योंकि 3 काइंड टास्क किए गए थे तो हाफ हेड कितने बनते हैं, 1.5 ही बनते हैं। तो वही नंबर हमें इधर से एक्सपेक्टेशन से मिल रहा है। यही अगर 4 काइंड होते तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होनी चाहिए थी, 2, जो कि हमें रियलिटी में होती हुई नज़र भी आ सकती है। 2 हेड तो आ सकते हैं ना पर फेस पे, लेकिन 1.5 हेड एक्चुअली आ नहीं सकते। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, कि अगर 3 काइंड टास्क किए गए हैं तो सिंपल सा आंसर है, 3 को देखे बगैर हम एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हाफ जो है वो हेड आने चाहिए, हाफ जो है वो टेल आनी चाहिए। तो हाफ हेड कितने बन रहे हैं, 1.5, वही आंसर हमें इधर से मिल रहा है। अगली एग्जांपल पे देखते हैं। असल में डिसीजन प्रॉब्लम, जब आपने किसी प्रॉब्लम के अंदर डिसीजन लेनी होती है ना, तो उस वक्त ये एक्सपेक्टेशन आपको हेल्पफुल होती है। तो अब हम स्टेटमेंट को देख के पहले एक्स का डिसीजन लेंगे कि एक्स क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद अगला काम हमने करना है एक्स मल्टीप्लाई विद पी ऑफ एक्स। इधर से जो है वो मिस प्रिंट है, एक्स शायद मैं लिखना भूल गया था। अ सेलमैन कैन अर्न ₹1000 पर डे इफ डे इज रेनी, अदरवाइज ही लूज ₹200। दो चीज़ें आ गई हैं, एक एक्स की ऑप्शन है 1000, और दूसरी ऑप्शन है 200 जो है वो लूज करने की, दैट्स मीन माइनस टाइम 200। ये दो ऑप्शन ही क्यों हमने चूज किए हैं कि रैंडम वेरिएबल में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो रेनी डे का आ रहा है, और अदर देन रेनी डे का मतलब है कि रेनी डे नहीं है, तो उस वक्त जो हमें लॉस हो रहा है वो 200 का हो रहा है। अ सेलमैन कैन अर्न ₹1000 पर डे इफ डे इज रेनी। तो रेनी के केस में और नॉन रेनी के केस में दो ही ऑप्शन बन रहे हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं बताया गया। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल के अंदर दो ही ऑप्शन आएंगे, एक 1000 है और एक -200। अब इसके बाद आगे कुछ प्रोबेबिलिटी भी हमें मिल जाएंगी इसमें से। व्हाट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ सेलमैन, ये हमने फाइंड करनी है चीज़। एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड अर्निंग सेम ही बात है। आगे कुछ बताई गई है इंफॉर्मेशन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.3।
रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इसका मतलब है जो x इक्वल टू 1000 के सामने प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो 0.3 है। रेनी डे के केस में प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अच्छा, अब हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितनी होती है, 1। तो अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। तो आपको दोनों वेरिएबल की अब प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है। अब आपने अगला काम क्या करना है, x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर ये मिस प्रिंट है, आप साथ x भी लिख लीजिएगा, x p ऑफ x। तो जब आपने 1000 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 200 माइनस 200 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर x p ऑफ x का सम किया, जब हमें आंसर मिल गया 160। ऑन एवरेज जो है वो सेलमैन की अर्निंग कितनी होगी, 160 पर डे। एक्चुअली तो देखा जाए या वो 1000 कमाएगा या वो माइनस 200 लूज करेगा, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0.3 है तो उस केस में हमारी जो है वो उसकी एवरेज अर्निंग या एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी होगी, 160 पर डे होगी। यही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन चेंज की जाए तो ये इसकी अर्निंग जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करती है, सिर्फ एक्स मैटर नहीं करता। तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में अब हमारे पास दो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, डिज़ाइन ए है और डिज़ाइन बी है। एक ही प्रोडक्ट के दो डिज़ाइन है, एक को डिज़ाइन ए का नाम दे देते हैं, एक को डिज़ाइन बी का नाम दे देते हैं। मार्केटिंग फील दैट द रेवेन्यू फ्रॉम डिज़ाइन ए कैन बी प्रिडिक्टेड क्वाइट एक्यूरेटली टू बी 3 मिलियन। उसकी वजह क्या है ये भी आगे बताया गया हमें, लेकिन जो डिज़ाइन बी है उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बताई गई है कि इतना आसान नहीं है असेस करना कि कितनी जो है वो हमारे पास रेवेन्यू आएगा डिज़ाइन बी के थ्रू। तो जो कंक्लूजन है वो मार्केटिंग कंक्लूड दैट देयर इज अ probability of 0.3 that the revenue from design B will be 7 million, but there is 0.7 probability that the revenue will be only 2 million। कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 0.3 प्रोबेबिलिटी कम है कि 7 मिलियन हमें रेवेन्यू जनरेट हो, और 0.7 प्रोबेबिलिटी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है कि सिर्फ 2 मिलियन जो है वो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। ये डिज़ाइन बी के लिए है। तो डिज़ाइन बी के लिए हमें रैंडम वेरिएबल भी मिल गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल गई है। रैंडम वेरिएबल क्या मिला है, 7 मिलियन, और विद प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0.3। और दूसरे रैंडम वेरिएबल बी के लिए जो हमें दूसरा रैंडम वेरिएबल मिला है वो क्या है, 2 मिलियन विद प्रोबेबिलिटी 0.7। एक्स भी मिल गया और पी ऑफ एक्स भी मिल गया। तो इसका मतलब है इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड की जा सकती है। और हमने जो चीज़ डिक्लेयर करनी है वो क्या है, वट विच डिज़ाइन डू यू प्रेफर। डिज़ाइन ए को हमने प्रेफर करना है, मार्केटिंग ने ये बताना है, या बी को, ताकि कंपनी जो है वो वही डिज़ाइन करे जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो किस डिज़ाइन के अंदर जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है, हमने वो जज करना है। कैसे जज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन कुछ गिवन थी तो उसकी बेस पे हम जो है वो अब एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। अब क्योंकि पहले वाली जो थी डिज़ाइन ए जो था उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी, वो इंफॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक्स डिनोट द रेवेन्यू फ्रॉम डिज़ाइन ए। ये हमने अजम्पशन कर लिया कि जो डिज़ाइन ए के लिए रैंडम वेरिएबल है वो एक्स है, लेकिन रैंडम वेरिएबल के अंदर कोई वेरिएशन तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू है। बिकॉज देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द रेवेन्यू फ्रॉम डिज़ाइन ए। हमें श्योर है, जब अनसर्टेनिटी होती है प्रोबेबिलिटी का जिक्र ही उधर आता है। जब कोई श्योर इवेंट होता है तो इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 है। तो हमने जो है वो प्रोडक्ट ए के लिए, डिज़ाइन ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1 है और उसका एक्स जो है वो 3 मिलियन है। तो इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेशन आएगी वो एग्जैक्टली हमें क्या मिल जाएगी, एक्स पी ऑफ एक्स। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 मिलियन आंसर आ गया आपका डॉलर के अंदर। अब
सेकंड डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हमने जो रैंडम वेरिएबल चूज़ किया है वो हमने कहा उसका रैंडम वेरिएबल y है। लेट y डिनोट द रेवेन्यू फ्रॉम डिज़ाइन बी। डिज़ाइन ए के लिए हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, जो डायरेक्ट आंसर हमें पता था वही आंसर हमारा एक्सपेक्टेशन का भी आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो थी नहीं उसमें। जबकि सेकंड डिज़ाइन बी डिज़ाइन के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। वाई हमने रैंडम वेरिएबल रख लिया और वाई की दो वैल्यू आएंगी, एक 7 मिलियन और एक 2 मिलियन। और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी है। 7 मिलियन के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है और जो 2 मिलियन के लिए प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लिया और जब ऐड अप किया तो हमारा आंसर आ गया 3.5 मिलियन। आप कॉलम बना के करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल इधर डायरेक्टली कर दी गई है, x मल्टीप्लाई विद पी ऑफ एक्स, सेकेंड x मल्टीप्लाई विद सेकेंड पी ऑफ एक्स। तो सम अप करने से हमें आंसर मिल गया 3.5। अब दोनों में जिसकी एक्सपेक्टेशन हाई है उसको प्रेफर किया जाएगा। तो डिज़ाइन ए के थ्रू जो एक्सपेक्टेशन हमें मिल रही है वो $3 मिलियन है और डिज़ाइन बी के थ्रू जो मिल रही है वो $3.5 मिलियन है। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो डिज़ाइन बी की एक्सपेक्टेशन है वो हाई है, इस वजह से हम डिज़ाइन बी को प्रेफर करेंगे ओवर ए। ये तो थी हमारी डिस्क्रीट नेचर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करने की एग्जांपल। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरफ। तो एग्जांपल में जो x है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, इसका मतलब है कि वो किसी इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा। सिंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें बता दिया गया है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x डिनोट द करंट मेजर्ड इन अ थिन कॉपर वायर इन मिलियन पेयर। तो जो x है वो कॉन्टिन्यूस है, इतना हमें पता चल गया। और मेजर क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहे हैं। अज्यूम दैट द रेंज ऑफ x इज 0 to 20 मिलियन पेयर। 0 और 20 के दरमियान में जो इंटरवल बन रहा है वो इसकी रेंज है। एंड अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0.05। साथ x की वेरिएशन वही होगी जो ऊपर बताई गई है। अब f ऑफ x के अंदर इधर x कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट है डेंसिटी फंक्शन। हर x के लिए इसका सेम f ऑफ x ही है। लेकिन क्या ये डेंसिटी फंक्शन है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ करंट मेजरमेंट इज लेस देन 10 मिलियन पेयर। चलें ये तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, चेक करने क्या एफ ऑफ एक्स हमारा डेंसिटी फंक्शन है। उसके लिए इस 0.05 जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आंसर 1 आए तो हमारा डेंसिटी फंक्शन होता है, अगर आंसर अदर देन 1 आए तो फिर डेंसिटी फंक्शन नहीं होता। फिर हम इस फंक्शन को मॉडिफाई करके डेंसिटी फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उधर बता दूंगा, अगर ज़रूरत ना पड़ी तो फिर बात ठीक है। अगर डेंसिटी फंक्शन हुआ तो आंसर 1 आएगा। तो 0.05 को जब हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब किया हमने, क्योंकि एक्स की फॉर्म में वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, तो 0.05 एक्स आंसर आएगा इसका। उस पर अपर लिमिट पे उसका आंसर देखना है, एक्स पे टू एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स की वैल्यू 20 रखनी है, माइनस फिर एक्स की वैल्यू 0 रखनी है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। 20 मल्टीप्लाई विद 0.05 आंसर 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है। दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रिवियल है। ट्रिवियल क्यों है कि सारी वैल्यू जो है वो आपकी 0.05 है, कोई भी वैल्यू इसकी एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है जो फंक्शन है आपका ये डेंसिटी फंक्शन है। अगर डेंसिटी फंक्शन है तो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ करंट मेजरमेंट इज लेस देन 10 मिलियन पेयर। कि x जो है वो लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो, लेकिन 0 से तो कम नहीं ना हो सकता, क्योंकि जो x की रेंज है वो 0 और 20 के दरमियान है। तो लेस देन 10 एक एंड हमें फिक्स कर दिया गया कि लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 10। और दूसरी साइड जो है वो हमने खुद डिसाइड करनी है कि ये 0 से नीचे तो नहीं ये जाना x, क्योंकि ऊपर हमें रेंज इसकी बताई गई है 0 से 20। तो हम इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो 0 से लेकर 10 तक फाइंड करेंगे। लेस देन 10 का ये मतलब है कि x लाई बिटवीन 0 एंड 10।
तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी। जो पॉइंट ए और बी प्रोबेबिलिटी जिनके दरमियान में फाइंड करनी हो, उन्हीं पॉइंट के दरमियान में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to 10 तो इसका आंसर हमारे पास 0.5 आ गया बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसका बी पार्ट जो है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। फॉर द कॉपर करंट मेजरमेंट इन एग्जांपल 1 द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज मेजर्ड एज। अब चेंज क्या आया है, पहले हम सिंपल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के लिए, अब एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। क्योंकि आउटसाइड वाले रीजन 0 हैं तो जस्ट आप अगर 0 to 20 भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। हमें पता है कि बाहर वाले रीजन डिफाइन नहीं है, अगर तो हम एज्यूम कर लेंगे 0 है, और 0 से जब f 0 हो जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन 0 आएगा और उसकी इंटीग्रेशन भी 0 ही आंसर देगी। इस वजह से जो इंटीग्रेशन हम इधर परफॉर्म कर रहे हैं वो 0 to 20 परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन x मल्टीप्लाई विद f ऑफ x के साथ। अब x जब मल्टीप्लाई हो रहा है 0.05 के साथ, इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 0.05 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर वो एवेल्यूएट होगा फ्रॉम 0 to 20। 20 पे उसकी अपर बाउंड है 20, उस पर एवेल्यूएट होगा, माइनस लोअर बाउंड है 0, उस पर एवेल्यूएट होकर आंसर 0 देगा, तो 20 पे एवेल्यूएट होकर आंसर 10 देगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई। इसी तरह अगर इसके स्केयर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड होगी, एक्स की बजाय अब एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स अनअल्टर्ड है। अगर x होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x स्क्वायर बनेंगे उनके लिए भी f ऑफ x वही सेम आएगा। f ऑफ x के अंदर कोई चेंज नहीं आना। ये बेशक डिस्क्रीट की बात हो या कंटिन्यूस की बात हो, f ऑफ x के लिए भी वही था और x स्क्वायर के लिए भी वही रहना है। तो जस्ट फार्मूला के अंदर चेंज क्या आया है, x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए अब हम x स्क्वायर के साथ f ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई विद 0.05। अब इसकी एवेल्यूएशन जब होगी 20 पे तो ये आंसर आ रहा है 133.33। अच्छा, इससे अगला स्टेप भी मैंने आपको एक बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर, जब हम वेरिएंस की बात कर रहे थे, अगर हमने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो कैसे अब फाइंड होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट्स मीन 133.33 माइनस 10 का स्क्वायर विच इज 100। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ गया 33.33। सेकेंड एग्जांपल देखें, ड्रिलिंग करनी है एक मेटल में, तो उसके लिए जो हमें फंक्शन है वो बता दिया गया है। फंक्शन क्या बताया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल ऑफ -20 मल्टीप्लाई विद x माइनस 12.5 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 12.5। ये फंक्शन हमें बता दिया गया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है इफ अ पार्ट विद द डायामीटर लार्जर देन 12.6 मिलीमीटर इज स्क्रैप्ड। 12.6 से अगर हम डायामीटर जो है वो लार्जर रख के, इफ अ पार्ट विद डायामीटर लार्जर देन 12.6 मिलीमीटर इज स्क्रैप्ड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट्स इज स्क्रैप्ड। जो भी हमने पार्ट मेटल का पार्ट चूज किया है, अगर 12.6 से बड़े वाला डायामीटर ने स्क्रैप में चले जाना है तो उस पोर्शन का कितना प्रोपोर्शन जो है वो स्क्रैप में जाएगा, उस पार्ट का कितना प्रोपोर्शन जो है वो स्क्रैप में जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है। दैट्स मीन हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ग्रेटर देन 12.6 के लिए फाइंड करनी है। अच्छा, इससे पहले आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, तो अगर आंसर 1 दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आंसर 1 नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि ये डेंसिटी फंक्शन नहीं है। तो ये डेंसिटी फंक्शन है, आपने खुद चेक करना है इसको, फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट आपने इंटीग्रेट करने, आंसर 1 आना चाहिए, देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे।
तो ये डेंसिटी फंक्शन तो है, लेकिन उसके बाद अगली प्रोबेबिलिटी जब हमने फाइंड करनी है 12.5 से ग्रेटर देन के लिए x के लिए। अब क्योंकि हम इंटरेस्टेड उस पोर्शन में है जो 12.6 है, 12.6 से कितना बड़ा ऑनवर्ड इन्फिनिट तक जितना मर्जी बड़ा ड्रिल हो, 12.6 होने के बाद जितना मर्जी बच जाएगा पोर्शन, वो सारे के सारा स्क्रैप में जाना है। तो इसका मतलब है 12.6 से बड़ा आउटसाइड ऑफ रेडियस 12.6 जितना भी आएगा वो सारे का सारा स्क्रैप में जाएगा। तो उसी चीज़ की अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो 12.6 से बड़े का क्या मतलब है, एंड पॉइंट किधर जाके रुकेगा, इन्फिनिट तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिट तक। तो सिंपल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इस पे एवेल्युएट करेंगे इन्फिनिट टू 12.6 पे, तो आंसर जो हमारा आ रहा है इसके स्क्रैप पोर्शन का, कितना पोर्शन स्क्रैप में जाएगा, 0.135। अगर आउट ऑफ 1 देखा जाए, जब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब है जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का नंबर दिया जा रहा है आपको, तो वो आउट ऑफ 1 बात हो रही है। फिर अगर आपके पास वो किसी और यूनिट के अंदर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। मसलन आपको बताया जाए कि वो 10 स्क्वायर फुट था या 10 किसी और यूनिट में है, तो आप उस 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो उसी यूनिट के अंदर आंसर दे देगा। तो इनिशियली हमें क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आंसर मिला है। आउट ऑफ 1 जो है वो कितना पोर्शन आपका स्क्रैप में जा रहा है, 1 में से 0.135 स्क्रैप में जा रहा है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट इज बिटवीन 12.5 एंड 12.6। क्योंकि 12.5 का जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद 12.5 और 12.6 के दरमियान वाला जो पोर्शन है वो कितना आ रहा है। तो 12.5 और 12.6 के दरमियान में इंटीग्रेशन फंक्शन की करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है काफ़ी, 0.865। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो हमारा इस रीजन के अंदर कवर हो रहा है, 12.5 टू 12.6 के अंदर। इसको अल्टरनेटिवली भी आप फाइंड कर सकते थे, क्योंकि आपने ग्रेटर देन 12.6 वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रखी थी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का हमें पता होता है 1 है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 12.6 अगर फाइंड करें तो अल्टरनेटिवली वो भी हमें यही देगी कि प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 12.5 टू 12.6। तो आप इस फार्मूला से भी यही चीज़ फाइंड कर सकते हैं, देख रहे हैं आंसर सेम आएगा। ये जो अभी दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस किया, अगर इसके लिए एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी हो तो एक्सपेक्टेशन में क्या करेंगे, जस्ट x के साथ इस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है और माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट इंटीग्रेट किया है, लेकिन इधर आपको लिखा नज़र आ रहा है 12.5। इसका मतलब क्या है कि जो बिलो वाला पोर्शन था माइनस इन्फिनिट से लेकर 12.5 वाला पोर्शन, वो हमारा डेफिनेटली फंक्शन ज़ीरो दे रहा है। क्यों ज़ीरो दे रहा है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर 12.55 आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। इधर आप देखें, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था ये क्या था, 12.5 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इससे बिलो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि वो ज़ीरो वैल्यू दे रहे हैं। और एक चीज़ इसमें मिसिंग है जो कि आपने पहले चेक किया करनी है, वो क्या है कि फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करके देखना है माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अगर ये आंसर 1 देगा तो ये डेंसिटी फंक्शन है, बाकी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं पहले स्टेप पे। फिर आप प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकती हैं, एक्सपेक्टेशन भी फाइंड कर सकती हैं, वेरिएंस भी फाइंड कर सकती हैं। लेकिन अगर पहले आपके स्टेप पे आंसर 1 नहीं आता, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते विदाउट मॉडिफाइंग एफ ऑफ एक्स, फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, तो इसका मतलब है उधर भी आपकी इंटीग्रेशन परफॉर्म होगी 12.5 टू इन्फिनिट तक। उससे पहले वाला जो पोर्शन है उसकी इंटीग्रेशन आपकी, क्योंकि फंक्शन ही उसके लिए डिफाइन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लेते हैं ज़ीरो फंक्शन है। फ्रॉम माइनस इन्फिनिट से लेकर 12.5 तक आपका फंक्शन ज़ीरो है, तो उसके लिए जो है वो आपकी इंटीग्रेशन ज़ीरो आ जाएगी, प्लस फिर 12.5 से लेकर इन्फिनिट तक आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आपका जो क्विज़ है वो भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट लेक्चर में, तो पहले हम डिस्कशन रख लेंगे, फिर जो है उसके बाद हम क्विज़ लेंगे। तो क्विज़ में जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी क्लास के लोग जो हैं वो 4 लोग अजाफी हैं। अगर 4 लोगों को मैं एक्सक्लूड करूंगा तो फिर आप जो है वो
आपको मैं क्विज़ असाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज़ क्विज़ असाइन नहीं हो सकता। उसकी मेन रीज़न आपको पता ही होगी, पहले भी आपकी क्लास क्योंकि 80% की थी, 200 जो है उससे ऊपर जब स्टूडेंट हो जाते हैं तो वो उनको असाइनमेंट या क्विज़ जो है वो असाइन नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो है वो जो रोल नंबर हैं वो मैं CR के साथ शेयर कर दूंगा, 4 रोल नंबर जिन्होंने मुझे चैट के अंदर जो है वो क्विज सेंड करने। तो मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर CR थे 4, उन्हीं के रोल नंबर मैं जो है वो इससे एक्सक्लूड कर दूंगा जब हमने क्विज लेना होगा। तो क्विज आपका किस टाइप का होगा कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके पिक्चर लेके या जो जैसे भी आप करते हैं आपने उनका PDF बना के, सिंगल PDF पिक्चर की फॉर्म में नहीं, एक ही सिंगल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सिंगल PDF होना चाहिए। वो सिंगल PDF आपने इधर ही अपलोड करना है, चैट के अंदर सेंड नहीं करना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।